आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग से न सिर्फ बवासीर की बीमारी में फर्क आता है, पाइल्स स्टॉपर के प्रयोग से फर्क आता है आपकी लाइफ में। पाइल्स स्टॉपर ने कई लाखों लोगों की लाइफ रोग मुक्त बनाई है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ओडिशा की रैली में राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा केंद्र से भेजा पैसा गरीबों तक नहीं पहुंचता, पटनायक सरकार के करप्शन के चलते ओडिशा में बड़ी गरीबी। केरल में मोदी ने खेला इमोशनल कार्ड, कहा दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती थी मेरी मां, आज भी छुआछूत का शिकार, कांग्रेस को लिया आड़े हाथों, कहा केंद्र ने जो नहीं किया वो मैं करूंगा। पवार मोदी मुलाकात को लेकर नया मोड़, बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे का दावा, पवार को एनडीए में आने से मैंने रोका, पवार ने मानी थी मोदी से मुलाकात की बात। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने साधा मोदी पर निशाना, चैनल 1 से कहा सबूतों की कमी से मिली मोदी को क्लीन चिट, जनता की नजरों में मोदी अब भी गुनहगार। और ऑकलैंड में खराब एम्पायरिंग की वजह से टीम इंडिया के हाथ से निकली जीत, एम्पायरिंग पर उठे सवाल, न्यूजीलैंड में टीम इंडिया को मिली 40 रनों से हार। नमस्कार, मैं आसिफ खान, अग्निपथ पार्ट 2 में आपका स्वागत है। करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमियों को वो उम्मीदें तार तार हो गईं जो उन्होंने कल लगा रखी थी। सभी उम्मीद कर रहे थे कि भारत ऑकलैंड में इतिहास रचेगा, लेकिन उसके उलट भारत को झेलनी पड़ी 40 रन से हार। न्यूजीलैंड पस्त हो गया, लेकिन करोड़ों हिंदुस्तानी गुस्से में बोले कीवी नहीं जीते, बेईमानी जीती। अगर करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमी गुस्से से भरे हैं तो इसके पीछे ठोस वजह भी है। चलिए रिपोर्ट देखिए कि क्यों न्यूजीलैंड की जीत को बेईमानी की जीत बता रहे हैं भारतीय क्रिकेट प्रेमी। ऑकलैंड में बेईमानी जीती। टीम इंडिया के साथ बेईमानी। 40 रन से हार, कई सवाल। ऑकलैंड टेस्ट में टीम इंडिया की 40 रन से हुई हार की ये दो तस्वीरें हैं जिन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमियों को गुस्से से भर दिया है। इन क्रिकेट प्रेमियों का मानना है कि ऑकलैंड में न्यूजीलैंड नहीं जीती बल्कि बेईमानी जीती, और ये दोनों तस्वीरें भी साबित कर रही हैं कि भारत को सीधे सीधे अंपायरों के इन दो गलत फैसलों की कीमत हार के रूप में चुकानी पड़ी।
चलिए पहले आपको डिटेल से अजिंक्य रहाणे के साथ हुई बेईमानी के बारे में दिखाते हैं। भारतीय पारी के 80 ओवर खत्म होने के बाद कीवी कप्तान ब्रेंडन मैकलम ने दूसरी नई गेंद के साथ पहला ओवर फेंकने का जिम्मा बाउट को सौंपा। यहां से भारत को जीत के लिए 139 रन बनाने थे और उसके हाथ में 6 विकेट थे। लेकिन दूसरी नई गेंद से बाउट की पहली गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई अंपायर स्टीफन जेम्स ने बिना सोचे समझे झट से उंगली उठा दी, जबकि हॉट स्पॉट से साफ हो गया कि गेंद पहले बल्ले पर लगने के बाद रहाणे के पैड से टकराई थी और उनके साथ बेईमानी हुई। हम ये नहीं कह रहे कि रहाणे के साथ ये सब जानबूझकर किया गया, लेकिन इस गलत फैसले ने टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों की लंका लगा दी। तो कप्तान धोनी को भी इसी अनजाने में हुई बेईमानी की कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि ये सही है कि टीम इंडिया के हाथ में सिर्फ 2 ही विकेट बचे थे, लेकिन धोनी जब तक पिच पर थे तब तक उम्मीद थी कि भारत टेस्ट में जीत सकता है। लेकिन धोनी तब बेईमानी के हाथों छले गए जब भारत जीत से सिर्फ 43 रन दूर था। रिप्ले में साफ दिखाई पड़ा कि बॉलर का पिछला पांव रिटर्न क्रीज से छू जाने के चलते इसे नो बॉल करार देना चाहिए था। लेकिन दोनों मैदानी अंपायरों ने मिलकर फैसला न्यूजीलैंड के पक्ष में दिया, तो इसी फैसले के साथ ही ऑकलैंड में भारत की हार भी तय हो गई। ईशांत शर्मा का आखिरी विकेट गिरते ही न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जीत के जश्न में डूब गए। लेकिन धोनी और रहाणे की आउट होने की तस्वीरों को देखकर तो करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमी यही कह रहे हैं कि ऑकलैंड में न्यूजीलैंड नहीं बल्कि बेईमानी जीती। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे खेल संपादक मनीष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्या लगता है जिस तरह से जो न्यूजीलैंड जीता है, क्या कहेंगे कि भारत की हार हुई है या फिर बेईमानी की जीत हुई है? ये न्यूजीलैंड की जीत हुई है और भारत की हार हुई है। देखो, क्रिकेट प्रेमियों की भावनाएं समझी जा सकती हैं जी, लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल, ऐसा होता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ और ऐसा होता रहेगा जी। और भारत के साथ तब तक होता रहेगा जब तक UDRS, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, इसी की वजह से अगर आज DRS भारत के पास होता तो ये मैच भारत जीत गया होता। कौन जानता है जीत गया। BCCI श्रीनिवासन साहब, DRS आसिफ, मैं बता दूं अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम होता है जिसमें अगर आप कोई गलत फैसला आता है तो कप्तान या बल्लेबाज अपील कर लेता है, फिर वो फैसला थर्ड अंपायर को दिया जाता है। लेकिन हमारा जो BCCI है वो ज्यादा बुद्धिमान है, बाकी देश मूर्ख हैं। हमारा BCCI ज्यादा बुद्धिमान है क्योंकि बाकी के 9 देशों ने DRS सिस्टम को सही बताया है, वो अमल में लाते हैं। BCCI कहता है ये तकनीक जो है कंप्लीट नहीं है जी। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि दुनिया में कोई तकनीक कंप्लीट नहीं हो सकती। कोई 99.99 हो सकती है, लेकिन 100 में से 100 तकनीक, चाहे IT की तक कंप्यूटर शायद हो, वो कंप्यूटर विशेषज्ञ जवाब देंगे। किसी भी क्षेत्र की टेक्निक की बात करें तो वो तकनीक, खेल की तकनीक की बात करूं, और भी खेलों में DRS सिस्टम लिया जाता है, फुटबॉल में भी लिया जा रहा है, तो कोई तकनीक अपने आप में पूर्ण नहीं है, थोड़ी बहुत गुंजाइश बनी रहती है। लेकिन भारत का अड़ियल रवैया कि हम DRS नहीं लेंगे, तो भाई साहब नहीं लोगे तो भाई साहब फिर यही हाल होगा, ऐसी होगा, बार बार होगा। नहीं, लेकिन एक अगर फैसला गलत हो, रहाणे वहां फैसला गलत हुआ, धोनी के उस पर फैसला गलत हुआ, एक बार हो, 2 बार हो, 2 बार फैसले गलत लिए गए हैं। भारत की हार की मेन वजह यही रही। देखो, रहाणे का बिल्कुल गलत था, सब बहुत अंदरूनी भाग लिया, बहुत किसी भी अंपायर के लिए बहुत मुश्किल होता है, इतने दबाव में अंपायरिंग कर रहे होते हैं और उनकी स्थिति समझी जा सकती है। और एक छोटा सा हमने DRS में देखा, हॉट स्पॉट में देखा, छोटा सा स्पॉट बन रहा है बल्ले के किनारे में, तो हॉट स्पॉट ने पकड़ लिया। अगर मैं उसकी बात करूं धोनी के आउट होने की, तो अंपायर ने थर्ड अंपायर से कंसल्ट किया, तो लग भी रहा है, एक एंगल से लग रहा है कि जो रिटर्न क्रीज है उनका बैकफुट पैर, पिछला पैर जो होता है वो छूना नहीं चाहिए रिटर्न क्रीज में। एक एंगल ने दिखाया छू रहा है, एक एंगल ने दिखाया कि नहीं छू रहा। मेरे ख्याल से अंपायर ने अपने विवेक से काम लिया, बेनिफिट ऑफ डाउट उनने गेंदबाज को दिया। लेकिन
जिन परिस्थितियों में मैच था, जिन परिस्थितियों में बल्लेबाज फंसा हुआ था मैच, बेनिफिट ऑफ डाउट जो दिया जाता है वो बल्लेबाज को दिया जाता है। यहां पे थोड़ा अंपायर से सहमत नहीं हूं, लेकिन अगर ये स्थिति हो रही है तो श्रीनिवासन साहब जो भी आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, जिनका ध्यान सिर्फ तभी दिमाग में टेंशन तब आती है जब उनका अकाउंट्स में पैसे के कम होते हैं, जब प्रॉफिट कम होता है तब वो टेंशन में आते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई साहब श्रीनिवासन जी के डीआरएस सिस्टम को अप्लाई जल्दी से जल्दी स्वीकार कीजिए, जितना जल्दी, अगर नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। लेकिन मनीष, जिस तरह से 2 फैसले लिए गए, सवाल उठ रहे हैं, अगर खिलाड़ी उस पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो फिर उनके ऊपर सवाल उठेंगे, उनके ऊपर फिर बैन लग सकता है, उनको सजा मिल सकती है। लेकिन क्या इस चीज को बीसीसीआई को उठाना चाहिए? तो बीसीसीआई के आका है ना, जैसे मैंने कहा ना, उन्हें तब चिंता होती है, उनकी जो है बैलेंस शीट में कम होता है, जब उनके प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, अभी आईपीएल में प्रॉफिट कम हो जाए तो उनकी मीटिंग बुला लेते हैं आपातकाल कि भैया कि हमारे आईपीएल में प्रॉफिट कम हो रहा है, मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन क्रिकेट किस दिशा में जा रही है, इसकी चिंता श्रीनिवासन साहब को नहीं है। डीआरएस सिस्टम पे आप देखिए, 10 टेस्ट प्लेइंग देश हैं, 9 देशों ने डिसीजन रिव्यू सिस्टम को एक्सेप्ट किया, बीसीसीआई अड़ावा है। अब या तो भैया बीसीसीआई जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान है, या बाकी के जो 2 लोग जो सही मान रहे हैं वो लोग मूर्ख हैं। तो मेरे ख्याल से बीसीसीआई मूर्ख है, क्योंकि 9 लोगों को तो मैं कह नहीं सकता कि बहुमत उस तरफ है। तो बेहतर इसी में है कि आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रुख अपनाएं और डिसीजन रिव्यू सिस्टम को अमल बनाएं। बिल्कुल, जब दूसरे देश मान रहे हैं उस चीज को तो इधर भी भारत को भी मानना चाहिए। चलिए आपको दिखा देते हैं कि दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाज कैसे धराशायी हुए। Strangled down the leg side. Murali Vijay's on its way. No hesitation at all from Richard Kilborough. Murali Vijay leaps very slowly. He looks frustrated, but often batsmen are when it comes to this type of dismissal. Did it hit? We'll have to have another look at that. We will. Regardless, Murali Vijay goes. For 13, it's 36 for 1. Edge, what a wicket! What an absolute beauty! He has been on song this morning, Tim Southee, and he is aptly rewarded. And this is a big wicket, because Pujara is the kind of batsman who can drop anchor, hold that innings together, and it needed a special delivery to get him out, and it was a special delivery. He had to play at it. Watling makes no mistake. Very, very good delivery this from Tim Southee. Big wicket. Pujara out for 23, 96 for 2. Edge gone to goal. Double Nelson's worked it. It's worked for Wagner. Wow, the big wicket, Neil Wagner. We just spoke about getting an opportunity. Brendan McCullum needed someone to stand up. Probably wasn't as great as Morley's bowled. It was short and wide, and Kohli went to toll it. Underneath the edge, BJ Watling got his hands underneath it. Just the wee edge on Snicko. Wagner celebrates. He knows how important that wicket is. Virat Kohli, he's gone for 67. 2-2-2 for 3. What a wicket that is. It's Wagner. Got the breakthrough, a screamer. Perfect. Well, what a delivery by Neil Wagner. Big decision with Brendan McCullum and give him another over. It looked like he was getting tired, but he's got around the wicket to Shikadawa. He's bowled it short. He's got the extra pace and bounce, and it looks like it's clipped the glove. Superb delivery. Certainly has. BJ Watling takes the catch. New Zealand knew straight away. Wagner's delivered again for his skipper. And Shikadawa, his marathon innings has come to an end for 115. India 248 for 4. Nice. With the brand new cricket ball back in play, here's Trent Boult. Oh, straight on the money, and yes! Just like that! First ball right on target, and Trent Boult has done it! Amazing! Well, it's swung. The new ball has swung. Trent Boult just said he needed to come to the party. It swung back. Rahane overbalanced. It's him in front. Oh, looks like there's a wee inside edge on hot spot. Rahane will be disappointed, but Boult's not. The New Zealand team celebrate. Rahane, he'll be disappointed. LBW to Boult 18, 268 for 5. There as well. Here we go. Edged wicket, first ball after tea.
Zealanders are ecstatic. That is huge. The top scorer of the Indian first innings, Rohit Sharma. Neither forward nor back. It's that forward press movement. And just hanging his bat out there. And a fine catch that by Watley. Another good delivery, you've got to say. First ball after tea. And the match now is tilted in New Zealand's favour. 270 for 6. And again, he's picked down and on. Sony's taken the catch, and this very, very dangerous period of play is over. Well, I was just saying that he shouldn't get carried away. The adrenaline's pumping. He went for another 6-hit. Didn't time it well. It's never easy when it's a premeditated shot. The bat face closing. And the fielder at mid-on, Ish Sodhi, making no mistake whatsoever. He got 26 in time of just 21 deliveries, 324 for 7. The first ball giving Zahir the strike. Yeah, Ross Taylor takes it. Really good catch. And once again, wide on the crease. And Wagner has done it once more. Well, he's got the knack of picking wickets. He really does. He comes in and you can see he's giving it everything. He holds his heart out every single delivery. He gives it everything, 100%. Fine low catch that by Ross Taylor. So Wagner strikes again. Zahir Khan's out for 17, 349 for 8. Out here, but does he trust Sharma if he has to? Dragged it on! Can you believe it? What a moment! The slow bouncer! Hello! We might have had a no ball call here. The drama isn't over. Don't go too far in there, Stoney. Don't go too far, folks. Steve Davis has come in and said, let's check it. We're checking the no ball. Going wide on the crease. Oh! Is it? This is so close, Sonny. It only has to touch. Yes, if it touches, then it is a no ball. Does it touch? No, it's a tough one. Oh, yes, maybe Yes, it's yes, touched. It's touched. It's touched. I think it's touched. As he lands, it's touched. He's given it. He can't give it. He can't give it on that. He's touched the line. He's touched the line as he's come down. Well, he tried to run it down, then it bounced onto his pads, and then hit the stumps. Well, the man will get the headlines tomorrow. Well, there'll be several of them, but Gary Baxter's the third umpire. Dhoni's been given and he's got to go. But I think that picture clearly showed that foot hit the line and it can't do it. It can't do it. 362 for... It's it! It's over! Famous stuff! Magical scenes! And there's some controversy thrown in as well. Test cricket is boring. तो इस तरह से भारतीय टीम धराशाही हो गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Yeah.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज दो फैसले भारत के खिलाफ गए और अगर ये फैसले ना होते तो भारत जीत सकता था। लेकिन यह भी सही है कि इन दोनों गलत फैसलों के बावजूद भी भारत जीत सकता था, लेकिन सितारा बल्लेबाजों की नाकामी ने टीम इंडिया की लुटिया डुबो दी। जरूरत पर सितारे फिर फेल, रोहित नहीं कर सके मौके पर मोहित। क्या वनडे खेलने उतरे थे जडेजा? ऑकलैंड में जब करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमी हसरत भरी निगाहों से बल्लेबाजों की ओर निहार रहे थे, तब सबसे जरूरत के मौके पर सितारा बल्लेबाज एक एक करके फिर से टाइम फिस हो गए। इस पिच पर 403 रनों का टारगेट हासिल कर भारत न्यूजीलैंड में एक नया इतिहास रच सकता था। लेकिन ना तो भारतीय क्रिकेट की दूसरी दीवार ही मौके पर टिक सकी, ना ही दूसरी पारी में मुरली विजय टीम को ठोस शुरुआत दे सके। न ही सबसे ज्यादा जरूरत के मौके पर रोहित शर्मा ही मोहित कर सके और धोनी के लाल ने रविंद्र जडेजा ने तो हद ही कर दी। जडेजा ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे कि मानो उनकी कोई बस छूटने वाली हो। वनडे अंदाज में बैटिंग कर रहे जडेजा ये भी नहीं समझ सके कि दूसरे छोर पर कोई टैलेंडर नहीं बल्कि भरोसेमंद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। लेकिन विकेट पर टिकने के बजाय जडेजा आतिशी शॉट खेलते रहे और इसी कोशिश में वह दूसरे छोर पर कप्तान को अकेला लड़ने के लिए छोड़ गए। अगर इन चारों बल्लेबाजों में से एक भी टिककर बल्लेबाजी करता या जडेजा समझदारी से बैटिंग करते तो 40 रन के फासले को बहुत ही आराम से पाटा जा सकता था। लेकिन अब इन चारों के पास ही करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमियों की तरह माथा पीटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो मनीष, भले ही दो फैसले भारतीय टीम के खिलाफ गए, लेकिन फिर भी जीत की गुंजाइश थी। जीत सकते थे अगर भारतीय बल्लेबाज सही प्रदर्शन करते। देखिए ऐसे चौथी पारी में इतना बड़ा टारगेट, हमने इतना बड़ा टारगेट 1976 में हासिल किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में, जब हम 6 विकेट से मैच जीते थे। 38 साल बाद हमें 403 का टारगेट मिला। टारगेट तो और भी बहुत मिल चुके हैं बड़े बड़े, लेकिन सफलता पूर्वक ढंग से टारगेट को हासिल करने का मौका था, अच्छा खासा मौका था। मुझे बहुत ये सवाल है मेरा, क्यों ना रविंद्र जडेजा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। रविंद्र जडेजा को अगर मैं कप्तान होता तो अगले टेस्ट मैच से ड्रॉप कर देता। उनसे पूछा जाए कि क्यों वनडे के अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, क्यों वो ऐसे बैटिंग कर रहे थे मानो उनकी कोई बस छूटने वाली हो। 21 गेंद पे जहां विकेट पर टिकने की जरूरत थी, उन्हें पता था कि ऐसा नहीं है कि दूसरे छोर पर नंबर 10 का बल्लेबाज खेल रहा था या नंबर 2 ईशांत शर्मा खेल रहे थे। धोनी थे वहां पर और समझ में नहीं आ रहा धोनी ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, कप्तान ने क्यों नहीं कहा कि जडेजा आप ऐसा कैसे खेल रहे हैं और आप ऐसा कैसे खेल सकते हैं, क्योंकि परिस्थिति ऐसी डिमांड नहीं कर रही थी। परिस्थिति आप ग्राउंडेड खेलो, टिककर खेलो, विकेट पर टिककर खेलो। और मैं ये कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि अगर मैं कप्तान होता तो जडेजा को अगले मैच से ड्रॉप कर देता। तकनीक की बहुत ज्यादा कमी है मनीष, तकनीक पर भी काम करना होगा। वैसे हार के बावजूद भारत के लिए इस टेस्ट में कई पॉजिटिव रहे और एक बड़ा पॉजिटिव रहा दिल्ली के दिलेर के लिए। देखिए रिपोर्ट। आखिर फॉर्म में लौटा दबंग, जड़ा करियर का दूसरा शतक, लेकिन बेकार गई पारी। ऑकलैंड में मिली हार के बीच टीम इंडिया के लिए बड़ा पॉजिटिव दिल्ली के दिलेर शिखर धवन का फिर से फॉर्म में आना रहा। पिछले काफी लंबे वक्त से वनडे मैचों में भी रन बनाने के लिए तरस गए शिखर ऑकलैंड में पहली पारी में भी खाता नहीं खोल सके, तो शिखर पर आलोचकों की त्योरियां भी चढ़ गईं। बहरहाल दूसरी पारी में शिखर धवन के शॉट्स में आलोचकों को जवाब देने की जिद दिखाई दी, तो फॉर्म को हासिल करने का जज्बा भी बखूबी दिखा।
कीवी बॉलर्स ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन कोई भी धवन को उनके छठे टेस्ट करियर का दूसरा शतक जड़ने से नहीं रोक सका। धवन की धमक से लग रहा था कि दिल्ली का ये दिलेर अपनी दिलेरी से भारत को ऑकलैंड में जीत दिलाकर ही लौटेगा। लेकिन परवान चढ़ रही उम्मीदों के बीच ही धवन वापस पवेलियन लौट गए। धवन की पारी बेकार चली गई। लेकिन अच्छी बात ये रही कि लंबे वक्त से धवन के रनों का जो सूखा पड़ा था वो अब खत्म हो गया है। रिपोर्ट डेस्क, चैनल 1। तो मनीष, टेस्ट मैच जीतने की काफी उम्मीदें थी और उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल स्पोर्ट्स वन में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।